SN1 के बाद अब हम आ गए हैं SN2 पर। SN1 में क्या क्या उसकी कंडीशन थी, कौन कौन से फैक्टर SN1 को फेवर करते थे, कितने स्टेप में होता था, एल्काइल हैलाइड का क्या नेचर होता था, मीडियम का क्या रोल था, टेम्परेचर का क्या रोल था, लिविंग न्यूक्लियोफाइल का क्या सीन था, स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे इन्वॉल्व हो रही थी, इन सभी बातों को हमने SN1 में डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं SN1 के सोतेले भाई SN2 को। दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंसेस भी हैं जिनको हमें बहुत ही बारीकी से पढ़ना है। देखिए, SN2 का मतलब हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिक्यूलर। बाइमोलिक्यूलर का मतलब है कि जब रिएक्शन की स्पीड दो कंपोनेंट पर डिपेंड करने लगे तो उसे बाइमोलिकुलर कहते हैं। यानी यहां पर जो रेट है वो एल्काइल हैलाइड पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, साथ ही साथ वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करेगा। साथ ही साथ वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करेगा। यानी कि यहां पर फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दिस, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसका मतलब इसकी जो काइनेटिक्स है इट इज बाइमोलिकुलर, यानी मोलिकुलरिटी इज 2 एंड इट इज सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर इसकी काइनेटिक्स है, यानी कि दोनों के रिस्पेक्ट में एल्काइल हैलाइड एज वेल एज अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, दोनों के रिस्पेक्ट में ये फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स शो कर रहा है। और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो धरती पर कोई ना कोई कांस्टेंट अवतार ले लेता है, तो यहां पर भी एक कांस्टेंट आ गया है, लेट इट बी रेट कांस्टेंट के। तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखो, SN2 में सीन कुछ ऐसा है कि यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस का कुछ चांस नहीं है। यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं, आप देख सकते हैं कार्बन के अराउंड बेचारे छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम लगे, ठीक है, और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए बिल्कुल तत्परता से तैयार है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जब तक ये X हटेगा नहीं तब तक Y अटैक कर नहीं पाएगा। जब तक X हटेगा नहीं तब तक Y अटैक कर नहीं पाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या पहले हमें यहां से लिविंग न्यूक्लियोफाइल को पहले हटा देना चाहिए? अच्छा, अगर हमने इसको पहले हटा दिया तो ये तो कार्बोकेटायन बनेगा, जबकि मिथाइल कार्बोकेटायन इज टोटली अनस्टेबल। मिथाइल कार्बोकेटायन टोटली अनस्टेबल है, और जो चीज अनस्टेबल होती है प्यारे बच्चों वो बनती ही नहीं है, रिएक्शन उस दिशा में जाना ही नहीं चाहता। अगर एक कॉलेज बदनाम हो जाए कि यार यहां से बीटेक करने के बाद प्लेसमेंट नाम की चीज ही नहीं है, तो बच्चे वहां एडमिशन भी नहीं लेंगे। भीड़ हमेशा वहां जाती है जहां उसको स्टेबिलिटी नजर आती है, तभी तो IIT की सीटें पहले भर जाती हैं। तो यहां पर अभी जो हमने अल्काइल हैलाइड लिया है उसमें कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, छोटे छोटे हाइड्रोजन लगे हैं, तो Y माइनस अटैक तो कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सामने से अभी लिविंग न्यूक्लियोफाइल अटैच है, तो सामने से अटैक हो नहीं पा रहा। तो इसने सोचा कोई बात, अपन रियर साइड से अटैक मारेंगे, रियर साइड से हम अटैक। लेकिन SN1 में क्या था? पोलर प्रोटिक सोलवेंट था। पोलर प्रोटिक सोलवेंट यानी पानी, अल्कोहल, इस तरह के थे। अगर यहां पर हम बात करें तो यहां पर हम लेते हैं पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। यानी जो पोलर तो होते हैं, पोलर तो होते हैं लेकिन प्रोटोन नहीं देते। अच्छा, जैसे कि एसीटोन की बात करें, भाई पोलर तो है थोड़ा बहुत लेकिन प्रोटोन नहीं दे पा रहा, पोलर एप्रोटिक हो गया। इसी तरह से डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, जिसको प्यार से हम डाई मिथाइल सल्फोक्साइड DMSO के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। अच्छा, एक है डाई मिथाइल, डाई मिथाइल फॉर्माइड, डाई मिथाइल फॉर्माइड। ये है हमारे पोलर लेकिन एप्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट आखिर क्या करे? देखो,
जो पोलर सोलवेंट होते थे वो लिविंग न्यूक्लियोफाइल को अपने साथ अटैच करते थे और उसको अपने खोपचे में ले लिया करते थे। जैसे यहां से जो एक्स हटता था, पानी उसको चारों तरफ से घेर लेता था, पानी उसको चारों तरफ से घेर लेता था, इस तरह से अपने खोपचे में ले जाता था लिविंग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, लेकिन यहां पर ये चांस नहीं है कि यहां से पूरी तरह डिटैच होता है, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटायन अनस्टेबल है, वो उस दिशा में जाएगा ही नहीं रिएक्शन जहां पर अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो वाई बेचारा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो गया कि चलो ठीक है, फ्रंट साइड से अगर अटैक नहीं हो सकता तो हम रियर साइड से अटैक करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट, इनमें से कोई भी हो सकता है। चलो अगर बैक साइड से अटैक होता है तो कुछ ऐसा होगा कि यहां से एक्स धीरे धीरे हटेगा और वाई धीरे धीरे बॉन्ड बनाएगा। एक इमेजिनरी स्टेट समझ लीजिए इसको, एक इमेजिनरी स्टेट में कह सकता हूं इसको, कि यहां पर जो एक्स है ना वो धीरे धीरे कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हल्का हल्का नेगेटिव, और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल तो वैसे ही नेगेटिवली चार्ज होता है तो वो धीरे धीरे अपने इलेक्ट्रॉन देगा। तो कार्बन पे यहाँ पे एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज भी कह सकते हैं कि ये एक हमने इमेजिनरी ट्रांजिशन स्टेट बना दी। इमेजिनरी है, प्रैक्टिकली ये एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ये एक ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज। ट्रांजिशन स्टेट विच एग्जिस्ट फॉर ए वेरी ट्रांजिएंट पीरियड ऑफ टाइम, भैया जी 10⁻⁻⁶ सेकंड के लिए एग्जिस्ट कर रही है, जो कि बहुत बहुत कम समय है भाई, बहुत कम समय है। तो यहां पर क्या हो रहा है, दो काम एक साथ हो रहे हैं। जो लिविंग न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, और साइमल्टेनियसली जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है। दो काम एक साथ हो रहे हैं यहां पर, कि लिविंग न्यूक्लियोफाइल कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेकर जा भी रहा है, तो धीरे धीरे कार्बन, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा दोनों के बीच में, धीरे धीरे एक्स के पास शिफ्ट होता जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाएगी, तुरंत वाई माइनस क्या करेगा, कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता जाएगा। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए जो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सके, ईगो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई में बिल्कुल भी। ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो बहुत आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन दे दे, वो यहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल माना जाएगा। जैसे मान लो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। अगर मैं इन चारों की बात करूं तो इन सब में बेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी है? बेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब है कौन अपने इलेक्ट्रॉन, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है जो अपने इलेक्ट्रॉन पहले दे सकता है। तो यहां पर देखो, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की इसकी आदत है, ये बेचारा डाउन टू अर्थ आदमी है, इतना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज भी नहीं होता, तो आसानी से आई अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो अगर मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करूं तो इट शुड बी द ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी यहां पर I माइनस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा जो अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है कार्बन को, और X यहां से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। चलो ये मुझे कुछ कुछ बात समझ में आ गई। अगर ऐसा हो गया, ये चला गया और वो आ गया, तो अब आप क्या देखेंगे, अब आप ये देखेंगे इस तरह से कि जो स्ट्रक्चर हमने रिएक्टेंट का बनाया, प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर उससे बिल्कुल रिवर्स आ रहा है। जैसे कि हमने SN1 में देखा, वहां रिटेंशन भी हुआ था, इन्वर्जन भी हुआ था। इन्वर्जन कब था? जब न्यूक्लियोफाइल ने रियर साइड से अटैक किया। यहां पर न्यूक्लियोफाइल रियर साइड से अटैक कर रहा है, तो यहां पर इन्वर्जन ही इन्वर्जन देखने को मिलता है, जिसे हम प्यार से वॉल्डन इन्वर्जन कहते हैं। जी हाँ, वॉल्डन इन्वर्जन कहा जाता है जब प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन SN2 में रिएक्टेंट के कॉन्फ़िगरेशन से 180 डिग्री रिवर्स आता है, बैक साइड से अटैक होता है, अटैक फ्रॉम रियर साइड, क्योंकि फ्रंट साइड से ये हट नहीं रहा, तो इसलिए बैक साइड से अटैक किया। लेकिन एक बात सोचिए, बहुत ही विचित्र बात है, यहां पर आपको कार्बन 5 बॉन्ड बनाता हुआ नजर आ रहा है। क्या कभी कार्बन पेंटावैलेंट हो सकता है? क्या कार्बन कभी सपने में भी 5 बॉन्ड बना सकता है? अगर आंसर है नहीं, तो फिर ये कैसे हो गया? हाउ इट इज पॉसिबल? और अगर
बना रहा है तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, क्योंकि 5 बॉन्ड में तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d होना चाहिए, लेकिन कार्बन के पास तो d ऑर्बिटल होता ही नहीं। तो फिर आप इसको ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हाउ विल यू जस्टिफाई दिस ट्रांजिशन स्टेट। वैसे तो हम ये कह रहे हैं कि ट्रांजिशन स्टेट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, इट एग्जिस्ट फॉर ए वेरी ट्रांजिएंट पीरियड ऑफ टाइम, वेरी ट्रांजिएंट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय के लिए है। भाई फ्रंट से ये जा नहीं रहा था, बैक से अटैक हो गया, प्रोडक्ट का कंफिग्रेशन रिएक्टेंट के कंफिग्रेशन से बिल्कुल रिवर्स आ रहा था, तो आपने थ्योरेटिकली जस्टिफाई करने की कोशिश की, थ्योरेटिकली आपने जस्टिफाई करने की कोशिश की कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल रियर साइड से अटैक कर रहा है, बट थ्योरी तभी सक्सेसफुल है जब उसके साथ में कोई सपोर्ट हो। व्हाट शुड बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन। चलिए, अगर मैं इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो इट शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज कैसे? देखो ये तीनों sp2 sp2 sp2, ये तीनों हाइड्रोजन जो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं ना, ये है sp2 sp2 sp2। मैं ट्रांजिशन स्टेट को जरा एक बार थोड़ा सा कंसीडर कर ही लेता हूं। ट्रांजिशन स्टेट, देखो यहां पर ट्रांजिशन स्टेट में क्या हुआ है, ऐसा 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 ऐसा, अरे भाई ऐसा, ओ नो, ओ यस, ये देखिए इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट बनी। ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन देने आ रहा है, ये लीविंग न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये तीनों पहली बात है कोलिनियर पोजीशन में होने चाहिए। कोलिनियर पोजीशन का मतलब है कोप्लानर, ये तीनों एक लाइन में या एक प्लेन में होने चाहिए। अगर यहां पर आपने बहुत बड़ा न्यूक्लियोफाइल लगा दिया ना, तो वो एक प्लेन में नहीं आ पाएंगे तीनों, तो वहां SN2 नहीं हो सकता। जैसे कि मिथॉक्साइड की बात करूं और टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड की मैं बात करूं, इन दोनों में से कौन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होगा SN2 के लिए? तो ये क्या है, एक बहुत ही बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, बहुत बड़ा न्यूक्लियोफाइल है ये। बल्कि न्यूक्लियोफाइल, कार्बन और लिविंग न्यूक्लियोफाइल, ये तीनों कोप्लानर नहीं हो पाएंगे, तो इट इज नॉट कंसीडर्ड एज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल। यहां पर ये छोटा न्यूक्लियोफाइल है, यहां पर ये कोप्लानरिटी की कंडीशन को फॉलो करेगा, तो मिथॉक्साइड इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल इन केस ऑफ SN2, इन केस ऑफ SN2। चलिए, मैं बात कर रहा था हाइब्रिडाइजेशन की। ये तीनों sp2 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 हो गए, sp2 sp2 sp2, लेकिन तीन sp2 में एक जो ऑर्बिटल होता है, तीन sp2 में एक ऑर्बिटल mpp ऑर्बिटल भी है। तो यहां पर जो x होगा, जो x होगा वो इसके p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, और इसी तरह यहां पर जो y है वो इसके p ऑर्बिटल में, क्योंकि दो लोब होते हैं, एक अपर लोब एक लोअर लोब, तो यहां एक लोअर लोब के साथ, यहां अपर लोब के साथ। तो धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड x के अंदर जाएगा और y का इलेक्ट्रॉन क्लाउड धीरे धीरे इस p के दूसरे लोब में एंटर करेगा। तो अब यहाँ पे हम 5 बॉन्ड को जस्टिफाई कर सकते हैं, 1 2 3, ये तीनों तो sp2 sp2 और sp2। sp2 में एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिड होता है, और p ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिड है उसके अंदर दो लोब होंगे, अपर लोब लोअर लोब, या लोअर या अपर जो भी है। तो एक लोब के साथ x की ओवरलैपिंग है, एक लोब के साथ y की ओवरलैपिंग है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से x में जाएगा, वैसे वैसे y अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा इनटू वन ऑफ द लोब ऑफ sp2 हाइब्रिड, या sp2 हाइब्रिड कार्बन, या p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। ठीक है, चलिए हमने इसको जस्टिफाई कर दिया कि ट्रांजिशन स्टेट बहुत ही कम समय के लिए एग्जिस्ट कर रही है, जिसको प्रैक्टिकली तो आप आइसोलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ थ्योरेटिकली हमने उसको जस्टिफाई कर दिया, क्योंकि प्रोडक्ट का कंफिग्रेशन रिएक्टेंट के कंफिग्रेशन से बिल्कुल रिवर्स आ रहा है। ठीक है, तो यानी यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो ऐसा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए जो रियर साइड से बहुत जल्दी अटैक कर सके, या अपने इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली दे सके, बहुत इजीली दे सके। इसका मतलब कैसे न्यूक्लियोफाइल होने चाहिए SN2 में? देखो SN2 में कैसे न्यूक्लियोफाइल होने चाहिए? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने चाहिए, जैसे OH-। पानी एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, negatively charged ion is always more nucleophilic than neutral, OH- is more nucleophilic than water। तो पानी के मुकाबले में
जो OH माइनस है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए आपने देखा पानी वाले जो रिएक्शन थे वो SN1 थे, लेकिन OH माइनस वाले जो रिएक्शन होंगे वो SN2 होंगे। साइनाइड आपको दिखाई दे जाए, समझ लीजिएगा, समझ लीजिएगा SN2 की बात हो रही है। I माइनस दिखाई दे, समझ लीजिएगा SN2 की बात हो रही है। फिनॉक्साइड आयन दिखाई दे, SN2। सल्फाइड आयन भी अगर फिनाइल के साथ नजर आ रहा है, समझ लीजिएगा SN2। अमोनिया भी नजर आ रहा है, SN2। N3 माइनस SN2, एल्काइल अमाइन SN2, ये सभी SN2 हैं, ये सारे के सारे SN2 हैं, बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 में जाते हैं। पानी एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, अल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो वाटर, मिथनॉल और इथेनॉल ये SN1 देते हैं, लेकिन OH माइनस है, साइनाइड है, आयोडाइड है, नाइट्राइड है, एजाइड आयन है और अमोनिया है, अमीन है, ये सब कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, SN2 को फेवर करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब एक बात तो तय हो गई कि यहां पर ट्रांजिशन स्टेट बने, लेकिन हम इसको पार्टिकली आइसोलेट नहीं कर पा रहे, तो ये रिएक्शन सीधा एक ही स्टेप में हो रहा है, क्योंकि ये तो हो, इसको तो आप आइसोलेट करके दिखा ही नहीं पाए। SN1 जो था वो 2 स्टेप में हुआ, लेकिन SN2 एक ही स्टेप में हो जाता है, क्योंकि ये एक इमेजिनरी ट्रांजिशन स्टेट आप जस्ट थ्योरेटिकली समझाने के लिए लिख रहे हैं, अदरवाइज सीधा ही इन्वर्जन हुआ, एक स्टेप पे रिएक्शन हो गया। मींस the difference between SN1 and SN2 is that SN1 complete in 2 step, SN1 2 स्टेप में और SN2 एक स्टेप में हुआ। अच्छा, अगर हम प्रायोरिटी की बात करें, प्रायोरिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टूवर्ड्स SN2, तो देखिए जितनी कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, जितनी कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, उतना ही ज्यादा SN2 का चांस बन जाएगा, उतना ही ज्यादा SN2 का चांस बन जाएगा। यहां पर देखो ना, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल, 1 हाइड्रोजन 2 मिथाइल, यहाँ तीनों ही बल्कि मिथाइल ग्रुप लग गए, तो जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रही है, SN1 का चांस बनता है, यानी SN2 में आप ये कह सकते हैं जो स्टेरिक फैक्टर है, स्टेरिक हिंड्रेंस वाला जो फैक्टर है, वो इनवर्सली रिलेशन शो करेगा। जितना स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, उतना एल्काइल हैलाइड के पास चांस होगा कि वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर ले, और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है तो वो SN1 को फॉलो कर लेगा, बिकॉज देयर आर ओनली 2 अल्टरनेटिव for an alkyl halide to undergo nucleophilic substitution reaction, that is SN1 and SN2. If the alkyl halide is bulky, it favor SN1, और अगर बल्कि नहीं है तो वो SN2 मैकेनिज्म को फेवर करेगा। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर। तो चलिए ये बात हुई, लेकिन यहां तो रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गया, यानी SN2 कंप्लीट इन 1 स्टेप, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रहा है SN1। यहां कोई नो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, यहां कोई इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन नहीं बन रहा, जबकि वहां बन रहा था। और एक बात ध्यान रखिए, जहां पर भी इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है वहां रीअरेंजमेंट जरूर होती है। जहां पर भी इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, उन रिएक्शंस में हमेशा एक रीअरेंजमेंट होती है। एक इंटरमीडिएट बनेगा, फिर वो अपने आप को और स्टेबल इंटरमीडिएट में, फिर और स्टेबल इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करता है, लेकिन यहां पर क्योंकि कोई कार्बोकैटायन ही नहीं है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, नो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। यहां कोई भी रीअरेंजमेंट नाम की चीज नहीं होगी। वहां पर क्या था, SN1 में रिटेंशन और इन्वर्जन नाम के 2 प्रोडक्ट मिले थे, लेकिन यहां पर केवल और केवल इन्वर्जन होगा। ओनली इन्वर्जन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, ओनली इन्वर्जन प्रोडक्ट्स आर
फॉर्म, यहां पर इन्वर्जन प्रोडक्ट होगा। इन्वर्जन का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल की स्टीरियोकेमिस्ट्री बदल जाएगी। अगर वो R है तो S हो जाएगा। मतलब क्या है, मतलब ऐसा है कि मिथाइल हाइड्रोजन क्लोरो इथाइल, ये हमने कोई न्यूक्लियोफाइल लगा दिया, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइमिथाइल फॉर्माइड, तो Cl को OH रिप्लेस तो कर देगा, लेकिन 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 यहां पर कॉन्फ़िगरेशन पलट गया। R का S तो S का R हो गया है। चेक करना चाहते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3, आप देख सकते हैं R आ रहा है, तो इसका मतलब ये S हुआ। जब भी फोर्थ ग्रुप वर्टिकल पे नहीं होता तो R को S और S को R कर देते हैं, पलट देते हैं। देखो 1 से 2, 2 से 3 जा रहे हैं। अगर इसमें भी आपको प्रॉब्लम हो तो इसकी भी मैंने एक प्लेलिस्ट, आइसोमेरिज्म की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको RS कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर एक फुल फ्लेज वीडियो मिलेगी, वहां से आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। S आ गया तो यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 2 3, ये देखो S आ रहा है तो R कर देंगे, तो इन्वर्जन हो गया है, इन्वर्जन हो गया है। तो ये SN2 में हमेशा इन्वर्जन मिलता है, R का S हो जाता है, S का R हो जाता है। यहां पर दो प्रोडक्ट नहीं मिल रहे, जबकि वहां पर आपको दो प्रोडक्ट मिल रहे थे। दो प्रोडक्ट मिलने का मतलब है SN1 वाज रीजियो सेलेक्टिव, रीजियो सेलेक्टिव, जहां पर एक से ज्यादा प्रोडक्ट के चांस हो बनने के, मतलब अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के बाद दो पॉसिबिलिटी थी, वो फ्रंट साइड से रियर साइड से कहीं से भी अटैक कर सकता है, लेकिन यहां पर देयर इज नो सच पॉसिबिलिटी। यहां पर अटैक केवल रियर साइड से हो रहा है, तो यहां पर ऑप्शन ही नहीं है दो प्रोडक्ट बनने की, यानी यहां पर नो रीजियो सेलेक्टिव, नो रीजियो सेलेक्टिविटी, जबकि SN1 में रीजियो सेलेक्टिव होता था, रीजियो सेलेक्टिव होता था SN1 में। हम बात अब SN2 की कर रहे हैं। अरे बाबा, जैसे कि टन 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 CH2, मान लो यहां पर लगा हुआ है क्लोरो 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 क्लोरो, और आपने यहां पर मान लीजिए डाई मिथाइल फॉर्माइड, और यहां पर आपने वाटर डाल दिया, तो देखेंगे आप, वैसे तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की टेंडेंसी SN2 की होती है, लेकिन मैंने आपको बताया था केवल दो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ऐसे थे जो SN1 देते थे, एलाइल और बेंजाइल। ये बेंजाइल है, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। तो बेंजाइल में क्योंकि स्टेबल, बेंजाइल में क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटायन का चांस है, तो SN1 तो होगा ही होगा। जहां पानी दिख जाए और कार्बोकेटायन बनने का चांस हो, समझ लीजिए SN1 है। तो SN1 में तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे, दो प्रोडक्ट का मतलब है एक आपको डेक्स्ट्रो मिलेगा, तो एक आपको डेक्स्ट्रो मिलेगा, तो एक आपको लीवो भी मिल जाएगा, एक में रिटेंशन, एक में इन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर प्योरली SN2 होगा, और प्योरली SN2 में हमेशा क्या होता है, इन्वर्जन हो जाता है। इन्वर्जन का मतलब अगर ये अबव द प्लेन है तो यहां पर बिलो द प्लेन आ जाएगा, बिलो द प्लेन आ जाएगा। लेकिन लेकिन ये तो बहुत बल्कि ग्रुप है यार, यहां पर प्राइमरी कार्बन के साथ बहुत बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या ये SN1 देगा, सॉरी SN2 देगा या नहीं देगा? बिल्कुल देगा, और दौड़ दौड़ के देगा। इसका कारण है, देखिए, इसके लिए हम थोड़ा सा अगर इंटरमीडिएट की बात करें, ये लीजिए, मैं इंटरमीडिएट में पीछे ही चला जाता हूं, ये देखो, यहां पर इंटरमीडिएट में इधर भी नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है। अगर मैं यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं इस कार्बन के साथ, विच इज बॉन्डेड विद हेलोजन एटम, अगर यहां कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए तो वो इलेक्ट्रॉन खींचने लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन खींचने लग जाएगा, तो धीरे धीरे ये जो इंटरमीडिएट है वो और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर हमें किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना है ना, उसका एक ही तरीका है, इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज कर दो। तो यहां पर ये जो एक ट्रांजिशन स्टेट है, अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए, कोई माइनस आई वाला ग्रुप लग जाए, जो माइनस आई ग्रुप करता हो, तो वो डेफिनेटली इस इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करेगा, वो SN2 को फेवर करने लगेगा, SN2 को स्पीड अप करने लगेगा। इसका मतलब एक बात और निकल कर आ रही है
और वो बात ये है कि SN2 को जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप exhibit minus I effect favor SN2 because these groups can stabilize ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट, वो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर सकते हैं। चलिए इसी बात पर एक क्वेश्चन आता है कि अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी टूवर्ड्स SN2। देखो मान लो एक दिया है मिथाइल क्लोराइड, एक दिया है इथाइल क्लोराइड, एक दे दिया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, एक दे दिया आपको बेंजाइल क्लोराइड। अब आपको बताना है कि चलो इन चॉइस का नाम दे देते हैं ABCD, इनको ऑर्डर में लगा। तो यहाँ तो पहले तीन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पहले तीन में यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, यहाँ थोड़ी ज्यादा, यहाँ और ज्यादा, तो A की प्रायोरिटी B से ज्यादा, B की C से ज्यादा। यहां तो चलो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, लेकिन यहां क्या होगा, यहां पर क्या है, ये जो बेंजीन रिंग है CH2, ये एक माइनस I ग्रुप लगा हुआ है, और जहां पर भी ये माइनस I ग्रुप लगेगा ना, वो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करने का काम करेगा, SN2 को फेवर करेगा। तो यहां पर जो माइनस I करैक्टर है इसका, वो इसको टॉपर बना देगा, टॉपर। तो जहां हम सोच रहे थे कि तो बल्कि ग्रुप है, गड़बड़ करेगा, लेकिन इसमें माइनस I होने की वजह से इसने इसको फेवर कर दिया। जैसे कि मान लेते हैं ऐसे और मान लेते हैं ऐसे कि चलो यार बताइए किसमें SN2 फास्ट होगा, दोनों ही प्राइमरी है, लेकिन यहां पर ये माइनस I ग्रुप लगा हुआ है। जो माइनस I है, यहां पर तो ऐसा कोई माइनस I नहीं है, माइनस I ग्रुप फेवर करेगा, समझ गए आप, SN2 को। अच्छा जी, किसमें SN2 फास्ट, देखो जो पार्ट कॉमन होता है ना उसके बिहाफ पे तो कभी आंसर हम दे नहीं सकते, कॉमन पार्ट को तो हमेशा छोड़ दो। जो भी पार्ट अनकॉमन है ना उस पर अटैक करना है हमें। अनकॉमन पार्ट क्या है, यहाँ पर ये पूरा ग्रुप, यहाँ पर ये पूरा ग्रुप, ये तो प्लस I कर रहा है, ये पूरा ग्रुप माइनस I करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही माइनस I होते हैं। तो माइनस I होने की वजह से इसमें SN2 का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम SN2 को देख रहे हैं। क्या, चलो ये तो हमने देख लिया कि ट्रांजिशन स्टेट को अगर हम स्टेबलाइज कर दें तो हम SN2 को फेवर कर रहे हैं। SN2 एक स्टेप में हो गया, SN2 में इन्वर्जन हो गया। तो जैसे कि CH3, इसको मैं थोड़ा सा अगर हमने OH माइनस लगा दिया डाई मिथाइल फॉर्माइड के साथ और यहाँ केवल पानी के साथ, तो आप समझ जाइए जहां पानी आ गया ना वहां तो चांस हो गया SN1 का, और जहां ये डाइमिथाइल फॉर्माइड आ गया वहां चांस हो गया SN2 का। अब SN2 में होता है केवल इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब साफ होता है कि क्लोरो अगर हटता है तो OH ऊपर से अटैक कर देगा हाइड्रोजन को नीचे, और यहां पर रिटेंशन इन्वर्जन दोनों मिलने हैं आपको, तो यहां पर आप रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों तरह के प्रोडक्ट आप बना लीजिए।
दिस इज द बेसिक डिफरेंस। लेकिन हाँ, ऐसा ना हो कि आप एल्काइल हैलाइड ले लें और यहाँ पानी ले लें और सोचें कि SN1 हो जाएगा। नहीं भैया नहीं, ये तो बहुत मासूम बच्चे हैं भाई, सोच रहे शक्तिमान बचाने आएगा छत से कूद जाए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि प्राइमरी कार्बोकैटायन टोटली अनस्टेबल होता है, प्राइमरी कार्बोकैटायन टोटल अनस्टेबल है, और SN1 उन्हीं एल्काइल हैलाइड में हो सकता है जिसमें स्टेबल कार्बोकैटायन बने। यहाँ स्टेबल कार्बोकैटायन बनने का कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ आप SN1 कतई मत लगाइए। ठीक है, चलिए अब और कौन सा फैक्टर हो सकता है? चलिए एक फैक्टर हम इसको भी ले सकते हैं, क्लोरो है, क्लोरो है, ब्रोमो है और आइडो है। अगर मुझे SN2 के बिहाफ पर इन्हें अरेंज करना हो या देयर प्रायोरिटी टुवर्ड्स SN2, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो देखो यहां पर धीरे धीरे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड वीक होगा तो जल्दी जाएगा। तो फ्लोरो से बेटर क्लोरो, क्लोरो से बेटर ब्रोमो, ब्रोमो से बेटर आइडो, ये बेटर लिविंग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। जो जितना बेटर लिविंग न्यूक्लियोफाइल होगा उसकी उतनी ही ज्यादा प्रायोरिटी हो जाएगी टूवर्ड्स SN2 में जाने की। अब जैसे मान लेता हूं कि यार यहां पर जो रेट है वो क्योंकि एल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करता है और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल पे भी करता है। इफ concentration of both alkyl halide and attacking nucleophile become double, अगर दोनों की ही कंसंट्रेशन हम डबल कर दें तो रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि यहां पर रेट दोनों ही कंपोनेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, दोनों के रिस्पेक्ट में ही वो फर्स्ट ऑर्डर है। तो डबल डबल, तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 4 टाइम्स, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 4 टाइम्स। अच्छा, if concentration of alkyl halide 2 times and concentration of Y minus half, अगर अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन 2 टाइम्स हो जाए और Y माइनस की हाफ हो जाए तो ट्वाइस और हाफ मल्टीप्लाई करके सेम, तो रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहेगा। ठीक है, यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन हमारा सेम रहेगा। तो कुल मिलाकर बहुत सारी बातें SN1 और SN2 में आ गई। एक एनर्जी प्रोफाइल कर्व भी रह गया है, उसको भी देख लेते हैं। एनर्जी प्रोफाइल कर्व फॉर SN2। देखिए अब सीधी सी बात है, क्योंकि यहां पर रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन वर्सेस एनर्जी, क्योंकि यहां रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रहा है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा, कोई कार्बोकेटायन नहीं बन रहा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रही, कोई रेसिमाइजेशन नहीं हो रहा, कोई ऑप्टिकल फिनोमिना नहीं हो रहा। तो यहां पर सीधा सीधा एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक वो डिपेंड करता है। ये मैंने रिएक्टेंट ले लिया, ये मैंने प्रोडक्ट ले ली, तो दिस शुड बी द ट्रांजिशन स्टेट, जिसको हम कभी कभी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का भी नाम दिया जाता है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में विच करस्पॉन्ड टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी के करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन स्टेट होती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट या दैट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल कर्व फॉर SN2। तो देखो हमने क्या क्या बातें इसमें समझी। हमने ये देखा व्हाट टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड अंडरगो SN2, तो जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है वो SN2 में जाना। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल अंडरगो SN2, हमने देखा जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, मैंने आपको पूरी लिस्ट बताई, OH माइनस है, साइनाइड है, अमोनिया है, NH2 माइनस है, सल्फर कहीं पर भी आपको नजर आ जाए लिखा हुआ, सल्फर है, फिनॉक्साइड है, ठीक है, एल्काइल अमाइंस हैं, ये सब हमारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हैं, सब प्रीफर करते हैं SN2 को। तीसरी हमने देखा सॉल्वेंट, यहां SN1 में पोलर प्रोटिक था, यहां पर पोलर ए प्रोटिक है,
चाहे वो एसीटोन हो, डीएमएफ हो या डीएमएसओ हो, इस तरह के न्यूक्लियोफाइल है। लो टेम्परेचर जनरली सब्स्टिट्यूशन को फेवर करता है, हाई टेम्परेचर जनरली एलिमिनेशन को फेवर करता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि SN1 का कंपटीशन E1 के साथ होता है, SN2 का कंपटीशन E2 के साथ होगा, थोड़ा थोड़ा कंडीशन का डिफरेंस होगा, उसको एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे क्योंकि अभी हमें एलिमिनेशन डिस्कस नहीं किया है। तो दिस इज बेसिकली द एनर्जी प्रोफाइल कर्व। तो अगर हमें डिफरेंस लिखने हो SN1 में और SN2 में तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? पहला कि यहां पर रेट एक ही कंपोनेंट पर डिपेंड कर रहा है और यहां पर रेट दो कंपोनेंट पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये यूनिमोलिक्यूलर होता है तो ये बाइमोलिक्यूलर होता है। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, ये हमारा सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। कंप्लीट SN1 कंप्लीट इन 2 स्टेप्स और ये एक सिंगल स्टेप में हो जाता है। यहां पर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, यहां पे नो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म, यहां कोई इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन नहीं बना। जहां कार्बोकैटायन बनता है वहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल होती है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल। यहां पे नो रीअरेंजमेंट, यहां कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगी। यहां पर रेसेमाइजेशन हुआ, रासायनिक मिक्सचर बना, यहां पे नो रेसेमाइजेशन, कोई रेसेमाइजेशन नहीं होगा। यहां पे एल्काइल हैलाइड का प्रायोरिटी ऑर्डर 3 to 1 है, यहां पे 1 2 3 1 2 3 है। यहां पर रिटेंशन इन्वर्जन दोनों है, चलो वो हमने रेसेमाइजेशन में कंप्लीट कर लिया। यहाँ का एनर्जी प्रोफाइल कर्व जैसा मैंने बनाया था डिक, यहाँ पर एनर्जी प्रोफाइल कर्व सीधा एक ही स्टेप में हो रहा है रिएक्शन। तो इस तरह के कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यहाँ पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहां पर हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर दी, SN2 की स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिस्कस कर दिया, यहां पर हमने एल्काइल ग्रुप के नेचर को डिस्कस किया, कौन सा ग्रुप प्राइमरी कार्बन पर लग जाए जिससे कि ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो जाए, -I ग्रुप जो कि SN2 को फेवर कर सकते हैं, लिविंग ग्रुप, लिविंग न्यूक्लियोफाइल का नेचर, रोल ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये सब कुल मिलाकर SN2 का एक कंप्लीट पैकेज हुआ। तो सो फार वी हैव डिस्कस्ड SN1 एंड SN2, ये हमने थ्योरेटिकली तो डिस्कस कर लिया, लेकिन बार बार वही बात बोलता हूं, थ्योरी तभी मजेदार है जब हमसे क्वेश्चन समझ में आ जाए। जब हमसे क्वेश्चन बनने लगे तो समझ लो हमारी थ्योरी ठीक है। तो अभी हमने SN1 और SN2 को डिस्कस किया, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन तमाम रिएक्शंस को जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंडर काउंट होती है, वेदर इट बिलोंग्स टू SN1 और SN2, वो तो मैकेनिज्म है, वो तो दो अलग अलग तरीके हैं, लेकिन कौन कौन से रिएक्शन होंगे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में काउंट किए जाते हैं अंडर एल्काइल हैलाइड, उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वरना ये वीडियो फिर से लंबा हो जाएगा। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।